देखिए, आपका पुलिस अधिनियम चल रहा था। आपका पुलिस अधिनियम 1861, उसमें आपका ग्राम चौकीदार के बारे में बताया जा रहा था। और एक क्वेश्चन आपका ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार के बारे में बनता है। उसमें फिर एक बार भूमिका देखिए, तब आपका और बताया जाए। ग्राम चौकीदार जो होते हैं वह गांव के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उनका मुख्य कार्य ये है कि वह गांव का सेवक होता है। उसका मुख्य कार्य ये है कि वह गांव का चौकी पहरा देता है। इसके बाद उसका कार्य है कि अगर गांव में कोई व्यक्ति जन्म लेता है या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या कोई अपराध होने वाला है या अपराध हुआ है या पुलिस जब अपराधियों को पकड़ने गई है, तो यही ग्राम चौकीदार उनका रास्ता भी दिखाता है। और कुछ अपराधों की सूचना ग्राम चौकीदार बाध्य है कि वह कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को दे। यहाँ दो तीन जगह से पहले कोरिलेट करके पढ़ना है। पहला आपका ये पढ़ना रहता है कि ग्राम चौकीदार का कर्तव्य यानी कि ड्यूटी सीआरपीसी में कहाँ दी गई है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है सीआरपीसी में भी। तो सीआरपीसी की धारा 40 यानी कि सीआरपीसी की धारा 40 में ग्राम चौकीदार का कर्तव्य दिया गया है कि वह कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को दे। अगला पॉइंट ये आया कि चूंकि ग्राम चौकीदार पुलिस को अपराध की सूचना देने के लिए बाध्य है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन ये बनता है, यदि ग्राम चौकीदार अब जानते हुए भी आपका पुलिस को सूचना नहीं देता, तो वह आईपीसी की धारा 176 के तहत एक और धारा आईपीसी जोड़ना है, 176 के तहत दंड का भागी होगा। और अगर ग्राम चौकीदार जानबूझकर फर्जी सूचना देता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है, यानी कि आपका अपराधी पूरब जा रहे हैं और पुलिस को बता रहा है कि अपराधी पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, तो ये सूचना फॉल्स है। और चूंकि वह सही सूचना देने के लिए कानूनन क्या है, बाउंड, तो फिर ग्राम चौकीदार दंड का भागी होगा। और आईपीसी की धारा 177, तो आईपीसी की कम से कम दो धारा है, कौन कौन, 176, 177। 176 में सूचना न देना और फॉल्स इंफॉर्मेशन देना कौन सी धारा है आईपीसी की, 177। 177 से भी आपका क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है क्वेश्चन। आपका जो 177 आईपीसी का सेकंड एलिस्ट्रेशन है वह ग्राम चौकीदार पर ही आधारित है। और 177 का पहला दृष्टांत भी पूछा जाता है और वह धारा सीआरपीसी 40 से कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति की हत्या एक माने खेत में की गई और जो खेत का मालिक है वह पुलिस को सूचना देता है फर्जी कि हमारे यहाँ खेत में एक व्यक्ति सांप काटने से मर गया, तो ये मिथ्या इत्तला के लिए 177 सेक्शन के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। तो दोनों दृष्टांत आईपीसी में भी याद रखेंगे। 177 में पहला आपका सांप काटने वाला है और दूसरा ग्राम चौकीदार द्वारा गलत सूचना देना कि सही सूचना देना गलत। इसके बाद ग्राम चौकीदार के बारे में जो आपका पढ़ना है कि ग्राम, चार पांच शब्द याद रखना है। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है, डीएम। इनको बर्खास्त कौन करता है, डीएम। इन पर प्राधिकार का प्रयोग करता है, डीएम। इनको दंड कौन दे सकता है, डीएम। इनको बर्खास्त कौन करता है, डीएम। ये किसके अपने कर्तव्यों के प्रति किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, डीएम। आपका लेकिन राज्य सरकार चाहे
तो आपका सेक्शन 47 कल बताया गया कि राज्य सरकार चाहे तो डीएम का जो नियंत्रण ग्राम चौकीदार पर है उसे किसे हैंड ओवर कर सकती है, एसपी को। और जब तक एसपी को हैंड ओवर न किया जाए तब तक एसपी ग्राम चौकीदार पर प्राधिकार नहीं रखेंगे। अगर एसपी रखते भी हैं तो डीएम के साधारण निर्देशन के अधीन रखेंगे, यानी कि साधारण कंट्रोल डीएम का भी क्या रहेगा, बना रहेगा। तो दो धाराएं बताई गई थी, एक आपका 21 और इसी से कोरिलेट करके हमने लास्ट धारा बताया था, आपका कह सकते हैं कि वह धारा थी 47। दोनों धाराओं को भाई एक साथ तैयार करना है। अब आइए, जहां तक ग्राम चौकीदारों के बारे में विस्तृत प्रावधान दिया गया है वह आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के आपका चैप्टर याद रखना है, चैप्टर 9 में दिया गया है। और सेक्शन नहीं, पैरा सेक्शन नहीं भाई, पैरा 89 से लेकर 96 ए तक, 96 है ना। एक और आपका ग्राम चौकीदार का कोरिलेशन बचा है, वह एविडेंस की धारा 125 से, उसको देख लिया जाए। जो ट्रैप विटनेस होते हैं, जो जासूस होते हैं, जो जाल साक्षी होते हैं, या जो मुखबिर होते हैं कहिए, तो मुखबिरों को प्रोटेक्शन दिया गया है आपका एविडेंस की धारा 125। यानी कि अगर कोई ग्राम चौकीदार किसी अपराध की सूचना पुलिस को देता है तो पुलिस से ये नहीं पूछा जाएगा कि ये अपराध की सूचना आपको कहाँ से मिली। तो क्या पुलिस से ये बात किया जाएगा कि बताओ कहाँ से मिली। इसलिए नियम बनाया गया कि आम जनता निर्भीक होकर बिना डर के पुलिस को अपराध की सूचना दे, और उनका नाम क्या रखा जाएगा, गुप्त, ओपन नहीं किया जाएगा। तो कौन सी धारा एविडेंस की है, 125। याद करके जाइएगा, मुखबिरों को कौन संरक्षण देती है, तो आपका एविडेंस की धारा 125। अब आइए, पैरा आपका देखना था, पैरा भी ग्राम चौकीदार के बारे में भाई समाप्त कर दिया जाए। आगे पैरा पढ़ाते समय अब ये नहीं पढ़ाया जाएगा, बस 2 लाइन में बताया जाएगा। पैरा 89 देखिए, ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य कहाँ बताया गया है। तो जब आगे पैरा हम पढ़ेंगे तो तमाम लोगों के कर्तव्य पढ़ेंगे कि आपका सशस्त्र पुलिस बल के कर्तव्य क्या है, डीएम का कर्तव्य क्या है, एसपी का कर्तव्य क्या है, कांस्टेबल का कर्तव्य क्या है। और एक बार यूपी में बना है कि जो घुड़सवार पुलिस है उनका कर्तव्य किस पैरा में है। तो एक जगह सबका कर्तव्य पैरा में हम 5-6 एकत्रित करवाएंगे, उसको रटना है। लेकिन अभी तो आपका ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य किस सेक्शन में, किस पैरा में है, ये याद रखना है, 89। देखिए क्या है, ग्राम चौकीदार ग्राम का सेवक है जिसका मुख्य कार्य अपने कार्यभार के अधीन गांव की चौकी पहरा देना है। यानी कि आपका जागते रहो क्या करे, गांव में अपना बिगुल बजाता रहे। इसके बाद ये है कि उससे अपेक्षा की जाती है, मैंने उससे आशा की जाती है कि वह ग्राम के मुखिया की रिपोर्ट ले जाए। तो कहाँ ले जाए, ग्राम के प्रधान की रिपोर्ट, मुखिया की रिपोर्ट, थाने पर। उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाए। इसका मतलब कि जब पुलिस अपराधियों को खोज रही है तो गांव में कोई अपराधी आया कि नहीं आया है, तो कहाँ है, या गांव में किसने अपराध किया, किसका घर किधर है, कौन किसका घर किधर है, ये तो पुलिस जानती नहीं, तो किसको बुलाती है, आपका ग्राम चौकीदार को। और ग्राम चौकीदार गांव में किसको रास्ता दिखाता है, पुलिस को। इसलिए खतरा भी रहता है भाई, तो गुप्त रूप से अपना पुलिस से फोन से संपर्क इस समय किए रहता है। और पुलिस के साथ जाने में खतरा है
क्योंकि उसे गांव में ही रहना है। उसके बाद गांव के लोग हो सकता है लठिया दें। इससे अच्छा है कि धीरे से रास्ता दिखाकर अपने घर पर जाकर क्या करे, सो जाए। गुप्त ही रखा जाता है। अगला देखिए, और भी द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां करें तो क्या ग्राम चौकीदार जो कानून ने उसे पावर दिया है उस पावर का यूज करते हुए किसी अपराधी को अरेस्ट कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। करने के बाद क्या करेगा? तो निकटतम पुलिस के क्या करेगा? हवाले। वह अपने कार्यों के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति लायबिल होता है, उत्तरदायित्व रखता है। ये क्वेश्चन आपका बना है, अंडरलाइन कर लेना है। क्वेश्चन ऐसे बना है कि ग्राम चौकीदार अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो एसपी के प्रति, डीएम के प्रति, थानेदार के प्रति, उपर्युक्त सभी के प्रति। तो उपर्युक्त सभी नहीं मारना है, लगातार बताया जा रहा है। किसके प्रति जिम्मेदार होता है? डीएम के प्रति। अब आइए आपका धारा नहीं पैरा 90, ग्राम चौकीदारों की कृषि कार्य से छूट। अब ग्राम चौकीदार हो गया गांव का, तो खेती के कार्य करने से छूट उसे नहीं है। उसे खेती बाड़ी भी करनी चाहिए और गांव का चौकी पहरा भी क्या करना चाहिए? करना चाहिए। यानी कि खेती से मना नहीं किया गया है। और पुल देखिए, फिर 2 लाइन का है, ग्राम चौकीदारों को खेती करने से वर्जित नहीं किया गया है। यानी कि वह खेती बाड़ी करेगा, ये नहीं कि ग्राम चौकीदार हो गया तो किसानी छोड़ दे। उ, उन्हें किसी एक गांव में रहना चाहिए जिसके लिए वे उत्तरदायी हैं। तो ये भी सही है कि 10 गांव में जा जाकर रात भर न घूमे, बल्कि किस गांव में रहे? एक ही गांव में रहे जहां वह नियुक्त किया गया है। पुलिस के सिपाहियों द्वारा उससे नीच कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। अब नीच कार्य क्या है? इस शब्द को पकड़िए थोड़ा, बहुत आपका शब्द खतरनाक है। अब लिखा गया कि पुलिस द्वारा ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस से नीच कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। तो ज्यादातर इससे नीच कार्य ही पुलिस कराती है। जैसे कि पुलिस गई आपका, कह सकते हैं गांव में, आपका मान लीजिए ड्यूटी लगी है आपका, और पुलिस गई तो प्रधान जी के यहाँ जाकर अपना बिस्तर लगा के सो जाती हैं। भोजन की व्यवस्था कहती हैं कि भाई ग्राम चौकीदार को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि कबाब और शराब की क्या करो? व्यवस्था करो। तो आपका यही नीच कार्य किससे कराया जाता है? ग्राम चौकीदार। और जबकि कानून है कि घृणित कार्य या नीच कार्य ग्राम चौकीदार से कराया जाना चाहिए कि नहीं? नहीं कराया जाना चाहिए। नीच शब्द राजनीति में भी काफी महत्व रखता है। एक दिन मैं बताया भी था, फिर 1 मिनट बता रहा हूँ। कांग्रेस के एक नेता ने आपका मोदी जी को कहा कि ये नीच आदमी है, तो मोदी जी ने उसका उल्टा अर्थ लगा लिया और कह दिया कि ये कांग्रेस वाले हमें नीची जात के बता रहे हैं। तो क्या नीची जात का आदमी पीएम नहीं बन सकता? तो आप नीची जात के जितने लोग हैं भाजपा को वोट दें और कांग्रेस के मुख पर चोट दें। और वोट दिया लोगों ने, 2-4% भी लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि मोदी जी को नीची जात का कहा गया है। भाई बैठा ही देते हैं मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। खासियत तो है कि किसी बात को दिमाग में लोगों के क्या कर देते हैं। बोलते नहीं है, मौनी बाबा है, लेकिन भाषणों में देखिए उनका, तो 15 लाख अभी तक आया नहीं, अब कब आएगा? लोग इंतजार कर रहे हैं। इधर पता लग रहा है 15 लाख खर्चा हो जाएगा, महंगाई में आएगा नहीं। देख रहे हैं महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। अब 15 लाख का भी अता पता अब कब आएगा बताया जाएगा। यानी कि आपका फिर देखिए
आएगा तो पता लग ही जाएगा, फिर बता जाएगा। आगे देखिए, तो ग्राम चौकीदारों को कृषि कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नीच कार्य कराना चाहिए कि नहीं, घृणित कार्य नहीं कराना चाहिए। ये कौन सा पैरा है? 90। 91 आपका देखिए, 91 से भी आपका पूछा जाता है। 91 से पूछा गया भाई, थाने में उपस्थित होने का चौकीदार का कर्तव्य। भले पैरा 90 न पढ़िएगा, 91 थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए बैरेक पर ही। यहाँ ये पूछा गया है कि ग्राम चौकीदार महीने में कम से कम कितनी बार थाने पर उपस्थित होता है। यही क्वेश्चन आया है कि एक बार कि दो बार कि तीन बार कि चार बार, कितनी बार? दो बार। और उसी में से एक बार उसे थाने से ही क्या दे दिया जाएगा? वेतन। एक बार भाई बेर बता दिया जाए 1 मिनट में। देखिए, ग्राम चौकीदारों को महीने में 2 बार जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए निर्धारित तारीखों पर अपने पुलिस थाने में उपस्थित होना चाहिए। इनमें से एक तारीख पर उनका वेतन दिया जाना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन आपका बना है, आ सकता है कि कम से कम कितनी बार वह उपस्थित हो थाने में महीने में? 2 बार। आपका 2 बार, और इसी में से एक तारीख को उसे क्या दे दिया जाएगा? वेतन की वेतन लो। इसके बाद पैरा नंबर 92, ग्राम चौकीदारों को दिए जाने वाले अभिलेख। तो ग्राम चौकीदारों को कुछ रिकॉर्ड दिए जाते हैं और उसी रिकॉर्ड में अब ग्राम चौकीदार एंट्री कुछ करता है तो थाने का भार साधक अधिकारी की देख रेख में। तो देखिए, आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, पहले प्रत्येक ग्राम पुलिसमैन को अपराध अभिलेख पुस्तिका यानी कि क्राइम रिकॉर्ड एक बुक दिया जाएगा। तो अपराध अभिलेख पुस्तिका दी जाएगी, यानी कि क्राइम रिकॉर्ड बुक। एक हाजिरी बोर्ड लकड़ी का बना हुआ, तब लकड़ी का पुराने जमाने में दिया जाता था। जब 1861 में ये कानून बना तो कागज कम थे, तो पटरा दिया जाता था, किसी पर हाजिरी बोर्ड बना लो इसको। अब तो भाई कागज पत्थर ज्यादा हो गए हैं, तो अब छोटे पर भी आप लोग देखे होंगे, छोटे बच्चों को आपका पटरा ही दिया जाता था कि जाकर क्या करो, स्कूल में पढ़ो। और जब आपका लड़ाई होती थी तो उस पटरे से क्या करते थे? अपना मारा मारी। अब तो भाई कापी हो गई है, तो अब कापी से मारा मारी। उस समय सिर और भी फूट जाता था। इस समय तो कापी है ना, कापी की भरमार है। उस समय भाई उतना प्रगत नहीं थी भारत में, पटरा से लोग पढ़ते थे, पटरा ले जाकर। तो अगला देखिए भाई, तथा जन्म मृत्यु का रजिस्टर मुद्रित हुआ दिया जाएगा। यानी कि 3 चीजें दी जाएगी। एक आपका अपराध अभिलेख पुस्तिका, दूसरा आपका हाजिरी बोर्ड, और तीसरा आपका डेथ और आपका बर्थ का रजिस्टर। तो 3 चीजें दी जाएगी किसको? ये आपका ग्राम चौकीदार को। अगला देखिए, इसके बाद आपका एक थैला दिया जाएगा, चमड़े का पेटी, और तीनों चीजें वह किस में रखेगा? उसी चमड़े की पेटी में। तो अब तो बैग दिया जाता होगा, अब चमड़े की पेटी कहाँ रही? अब क्या दिया जाता है? बैग दिया जाता है। अगला देखे भाई, आपका वेतन दिया जाता है भाई। नहीं नहीं, वेतन दिया जाए, पारिश्रमिक उसका वेतन कम है, वेतन दिया जाता है भाई, पारिश्रमिक नहीं, वेतन दिया जाता है। अगला देखिए, अभिलेख पुस्तक में अपराध की घटनाएं थाने के मुहर्रीर द्वारा लिखी जाती हैं अथवा उसमें वे रिपोर्ट लिखी जाती हैं जिन्हें चौकीदार थाने पर करेगा, तथा इसमें उसके पुरस्कार, दंड और अच्छी सेवाओं का उल्लेख होगा। सभी प्रविष्टियां जो पुरस्कार, दंड और अच्छी और खराब सेवाओं के लिए हैं, उस पर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। चौकीदार को गश्त के अंदर आने वाले उन सभी व्यक्तियों की सूची जिनके पूर्वापराध का वर्णन इतिवृत्त पत्रक यानी कि हिस्ट्री शीट में है,
उस अभिलेख पुस्तिका में दर्ज की जाएगी। घर से उनकी अनुपस्थिति के बारे में ग्राम चौकीदार द्वारा की गई सभी रिपोर्टें इसके अंतर्गत दर्ज की जाएगी। तो दो क्वेश्चन यहाँ मुख्य रूप से बनता है कि जो ग्राम चौकीदार को अपराध अभिलेख पुस्तिका दी गई है उसमें एंट्री कौन करता है, ये आपका क्वेश्चन बना है। तो ग्राम चौकीदार करता है, थाने का मुहर्रिर करता है, आपका दे दिया डीएम करते हैं, ग्राम प्रधान करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो जो थाने का मुहर्रिर या थाने का मुंशी होता है, पुलिस वाला ही है, अपना लिखता पढ़ता रहता है हमेशा, जो थाने का मुहर्रिर या मुंशी होता है वही इस क्राइम रिकॉर्ड बुक में आपका एंट्री करेगा। इस किताब में जो पुरस्कार दिया गया ग्राम चौकीदार को, क्या दंड दिया गया, क्या आपका कह सकते हैं कि क्या अच्छी सेवाओं के लिए किया है, इत्यादि बातें दर्ज होगी। तो एंट्री होगी मुहर्रिर के द्वारा इसमें, और इस पर साइन किसका होगा, थाने के भार साधक अधिकारी। ये याद रखिएगा, किसके द्वारा इसमें एंट्री होगी, मुहर्रिर द्वारा, यही पॉइंट दो पकड़ना है। और साइन किसका होगा, यानी कि SHO के, यानी कि जो पुलिस स्टेशन के आपका ऑफिसर इंचार्ज हैं उनका साइन होता है। जो ये पुस्तिका मिली है अपराध रिकॉर्ड बुक, या आपका इसमें आपका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो उस गांव के हिस्ट्री शीटर हैं, यानी कि जो आपका दुष्चरित्र व्यक्ति हैं, बैड कैरेक्टर वाले व्यक्ति हैं, उनका भी नाम इस अभिलेख पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा कि जिस गांव में तुम ग्राम चौकीदार हो इस गांव का यह व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है। तो आगे पैरा में बताया जाएगा कि हिस्ट्री शीटर के दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग ए और दूसरा बी, पिछली बार आया था। अब वर्ग 1 में कौन लिखा जाएगा, वर्ग बी में कौन लिखा जाएगा। तो वर्ग ए में उन अभ्यासिक अपराधियों का नाम होता है जिनके बारे में ये माना जाता है कि ये अपने रास्ते में सुधार करेंगे, यानी कि ये जो बालक हैं क्या होगा, अपराधी सुधर सकता है। अब वर्ग बी में कुत्ते की दुम वालों को रखा जाता है जिनमें सुधार की आशा नहीं है। तो आपका दंड का सिद्धांत भी कहता है कि जिनमें सुधार की आशा नहीं है उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। तो आगे बताया जाएगा आपका आईपीसी में धारा 53 चलेगी, तब पांचों सिद्धांतों से एक क्वेश्चन बनता है। आइए, यानी कि जो अपराध अभिलेख पुस्तिका है उसमें उस गांव के हिस्ट्री शीटरों का क्या रहेगा, नाम दर्ज रहेगा। और ग्राम चौकीदार का ये कर्तव्य है कि जब कोई हिस्ट्री शीटर गांव से अनुपस्थित हो तो तुरंत इसकी सूचना थानेदार को दे कि हजूर ये हिस्ट्री शीटर था और गांव से 2-4 दिन से क्या है, गायब। तो पुलिस जाकर निगरानी करे कि कहीं अपराध की योजना तो नहीं बना रहा है। इस पर एक केस देखेंगे खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। इस पर जो केस आता है आपका खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का आता है। इस मामले में एक खड़क सिंह डाकू था, हिस्ट्री शीटर था, उसकी सर्विलांस होती थी, उसकी निगरानी होती थी, देख रेख होती थी। और पुलिस रोज आपका कभी 1 बजे रात में कभी 3 बजे रात में उसके घर में प्रवेश करती थी, ये देखने के लिए कि ये घर में है कि बाहर तो नहीं गया। चला गया वो सुप्रीम कोर्ट और कहा कि हजूर ये तो हमारी निजता का, यानी कि प्राइवेसी का, यानी कि एकांतता का हनन है।
तो ऐसी दशा में आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगरानी करनी है तो बाहर खड़ा होकर करिए, क्या घर का दरवाजा खटखटा के रोज रोज उसकी निजता में खलल डालेंगे। इसके बाद इनरी रामलीला मैदान का केस आया, जिसमें राइट टू स्लीप को, यानी कि निद्रा के अधिकार को या सोने के अधिकार को आपका फंडामेंटल राइट माना गया। यानी कि निद्रा का अधिकार कैसा अधिकार है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सुबह सुबह कोचिंग ना आइए, 10 बजे तक क्या करिए, सोते रहिए। कोई जगाए तो कहिए कि ये मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट, क्यों जगा रहे हो भाई। ये मजाक किया जा रहा है, वास्तविकता में न बदलिए, नहीं तो जीवन भी सुला देगा। और इतना खर्चा जो माँ बाप कर रहे हैं या जो भी, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो अब सोने का समय नहीं है, आपका जगने का समय है। क्योंकि पुराने खिलाड़ी भी, यानी कि जो मठाधीश हैं या जो आपका बरसाती मेढक हैं, लग रहा है हाई कोर्ट के आर्डरों से कि उनको भी क्या मिल जाएगा, मौका फार्म डालने का। तो देखिए, लखनऊ हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई है, प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई कल थी। और हाई कोर्ट से के रुख से लग रहा है कि वह अनुमति दे देगा पूरी तरह कि जो ओवर एज हो चुके हैं वह भी एपीओ का फार्म डाल सकते हैं। तो फिर आपका फार्म निकलेगा, फिर भरवाया जाएगा और डेट भी टलने का पूरा चांस है ही। अगला देखिए, आपका कह सकते हैं कि आगे देखा जाए, हाजिरी बोर्ड थाने में हाजिरी अभिलिखित करने के लिए होता है और थाने के माहमुहरीर द्वारा हाजिरी में समय लिखा जाता है। तो इसके बाद आपका ये सब छोड़ सकते हैं। आपका बस ये है कि जो हाजिरी बोर्ड की तख्ती होगी उसमें 6 स्तंभ होते हैं। ये भले पूछ लिया जाए कि कितने भागों में वह बटा रहता है, 6। इसके बाद 93 आ जाइए, पुलिस के मार्गरक्षक कर्तव्य में सहायता। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर पुलिस जाती है गांव में तो रास्ता दिखाने का काम कौन करता है, ग्राम चौकीदार। तो किस पैरा में स्पष्ट रूप से ये बातें लिखी गई है, 93। भाई पुलिस का क्या दिखाए, रास्ता, घर दिखाए लोगों का, ये रास्ता है। 94 आ जाइए, शिविरों की चौकसी एवं पहरेदारी हेतु चौकीदार की आपूर्ति के नियम। यहाँ से भले एक दो क्वेश्चन आ जाए कि अगर वरिष्ठ अधिकारी गांव में डेरा डाले हैं तो पहले आपका बता दिया जाए कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते थे वह गांव में जाते थे, गांव में कैंप लगाते थे, 2-4 रात रहते थे, गांव की लोगों की समस्याएं सुनते थे। और वर्तमान समय के अधिकारी शहर में ही कैंप लगाते हैं, एसी में रहते हैं, गर्मी कौन बर्दाश्त कर ले, गर्मी लग जाएगी तो क्या हो जाएंगे डीएम साहब, हो सकता है बेहोश हो जाएं। तो इसलिए आपका कोई भरोसा नहीं है। जो एसी में लगातार रहा है, ये 12 बजे धूप में निकलवा दीजिए तो तब जरूर आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा या तबीयत खराब और कहाँ जाना पड़ेगा। तो इसलिए आदमी को सलाह भी दी जाती है, एसी में हर एक परिस्थिति से जूझने की क्या आनी चाहिए, क्षमता। मैंने शरीर को इतना बनाइए कि एसी नहीं भी, लाइट नहीं भी रहेगी तो शरीर गर्मी कुछ क्या करे बर्दाश्त, ये नहीं कि तबीयत ही खराब हो जाए। तो आपका ग्राम चौकीदार जब अधिकारियों का कैंप लगता था, अब तो लगता ही नहीं। लेकिन चाहिए कि गांव की क्या समस्याएं हैं, आप गांव में जाइए और वहां 1-2 दिन निवास करिए कैंप कर लगा के, और तब गांव के लोगों से मिलिए और गांव की समस्याओं से क्या होइए, रूबरू। ये नियम है, लेकिन कोई आता जल्दी नहीं है। तो ग्राम चौकीदार, अगर मान लीजिए कि अधिकारियों का कैंप गांव में लगा है तो आपका ग्राम चौकीदार के आपूर्ति के नियम किसमें है, 94 में। देखिए, ग्राम चौकीदारों की संख्या 2 से कम नहीं होगी, लेकिन अधिकतम 6 हो सकेगी। अगर बड़े शिविर हैं तो पहला क्वेश्चन याद रखिए कि शिविरों की सुरक्षा के लिए कम से कम कितने ग्राम चौकीदार, अंडरलाइन करिए 2।
और बड़े शिविर हैं तो अधिकतम कितने ग्राम चौकीदार हो सकते हैं? 6। तो कम से कम याद रखें कितने? 2। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 6। इस ड्यूटी पर कोई चौकीदार किसी सप्ताह में 2 दिन से अधिक अथवा एक समय में एक रात से अधिक समय तक सेवा नहीं करेगा। यानी कि दूसरा नियम आया कि सप्ताह में एक ग्राम चौकीदार को कम से कम माने कितने दिनों तक रखा जाएगा? 2 दिन तक। लेकिन रात में ड्यूटी करानी है तो सप्ताह में कितने दिन? आपका 1 दिन। माने 2 दिन तक आपका रखा जा सकता है, लेकिन रात में कितने दिन? सप्ताह में 1 दिन। इसके बाद शिविर के पास आपका चौकीदारों को इस प्रकार चुना जाए कि आसपास के गांव के ही चौकीदार हों। ये भी देखना पड़ता है कि चौकीदारों को ड्यूटी तो लगा रहे हैं तो कहीं गांव का चौकी पहरा न छूट जाए और गांव में अपराधी आकर अपराध न कर बैठे। यानी कि बैलेंस बनाया जाता है कि गांव का चौकी पहरा भी होता रहे और अधिकारियों के शिविरों की क्या होती रहे, आपका पहरेदारी भी। तो फिर एक बार 3 बस बातें याद रखनी है कि ग्राम चौकीदारों के आपूर्ति के नियम क्या है। तो कम से कम शिविरों की सुरक्षा के लिए कितने ग्राम चौकीदार? 2। अधिकतम कितना? 6। आपका एक एक सप्ताह में अधिकतम कितने दिनों तक किसी ग्राम चौकीदार को रखा जाएगा? 2। और रात में 1। यही आपका कह सकते हैं कि 2 बातें याद रखनी है। आइए अगला पैरा देखा जाए। अगला पैरा आपका 95 है। 95 देखिए पैरा। चौकीदार द्वारा पुलिस प्रपत्र संख्या 44 पर संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करना और चोरी गई संपत्ति की सूची बनाना। यानी कि ग्राम चौकीदार आपका एक रजिस्टर पर आपका जो माने जो आपका संज्ञेय अपराध गांव में हुए हैं उसको लिखेगा, वह ले जाकर थानेदार को दे देगा। हजूर गांव में आइए बैठिए। ये लिखकर आपका थान बैठिए, इधर बैठिए, आगे बैठिए, बैठने दीजिए इनको भी। बैठिए। आपका ये जाकर लिखित जो तहरीर है थाने में देगा और थाने का भार साधक अधिकारी उसे एफआईआर के रूप में क्या करेगा? दर्ज। अगर चोरी इत्यादि हुई है तो ग्राम चौकीदार का कर्तव्य है कि कौन कौन सामान गया, अंगूठी चोरी हुई, घड़ी चोरी हुई, मोबाइल चोरी हुई, इसकी क्या बना ले? एक लिस्ट। और लिस्ट बनाकर किसको सौंप दे? थानेदार को। आइए 96 महत्वपूर्ण है। 95 भले छोड़ दीजिएगा, 96 और 96 ए महत्वपूर्ण है। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति एवं सेवा मुक्ति। तो कई बार तो बताया जा चुका है। ये पॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा? डीएम। कौन बर्खास्त करेंगे? डीएम। और पीछे बताया गया कि ये अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगा? डीएम। इस पर कंट्रोल कौन करेंगे? डीएम। समाप्त हो गया। और क्या? डीएम 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 याद रखे, वो पंचौरा बिहार का नहीं पढ़ना है। अब छापन ये आपका 96 में था। पूछा जाता है कि ग्राम किसके नियंत्रण में ग्राम चौकीदार होता है? डीएम। आपका 96 ए देखिए। चौकीदारों के विरुद्ध सिविल या आपराधिक कार्यवाही दायर किए जाने पर राज्य के व्यय से बचाव। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। अगर कोई ग्राम चौकीदार है ऑन ड्यूटी, कोई कार्य करता है और कोई व्यक्ति ऐसे ग्राम चौकीदार के खिलाफ या तो सिविल सूट दायर करता है या कोई आपराधिक मुकदमा दायर करता है तो 96 ए कहता है पैरा कि ग्राम चौकीदार को राज्य के खर्चे पर बचाव दिलवाया जाएगा। यानी कि जो भी खर्चा मुकदमा आपका लड़ने में लगेगा वह खर्चा कौन देगी? आपका राज्य देगी। ये किस पैरा में है? 96 ए। इस प्रकार ग्राम चौकीदार भी पूरी तरह समाप्त हो गया। फिर बैक हो जाइए। आपका धारा 21 बताया गया था
और 21 के बाद आपका 22 आ जाइए। धारा फिर बैक हो जाइए भाई, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 21 और 47 को कोरिलेट करके बताया जा रहा था। अब धारा 22, पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। तो बस एक लाइन क्वेश्चन बनता है, पुलिस अधिकारी 10 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, सदैव ड्यूटी पर रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो सदैव ड्यूटी पर रहेंगे। अगर वह आपका छुट्टी पर भी है तो अपने कर्तव्यों को करता रहेगा, ये नहीं कि छुट्टी पर है तो कर्तव्य भूल जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भले वह मने ऑन ड्यूटी न हो, लेकिन जो उसका कर्तव्य है वह कर्तव्य वह क्या करता रहेगा, निभाता रहेगा। भले आपका 12 घंटा की ड्यूटी थी और चला गया उसके बाद घर, तो फिर भी पुलिस के कर्तव्यों से वो विमुख नहीं होगा, पुलिस के कर्तव्य हमेशा निभाता रहे। तो पुलिस के आपका पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे, सदैव ड्यूटी पर रहेंगे माना जाएगा, और जिले में किसी भी जगह पर क्या किए जा सकते हैं, ये पॉइंट, ये नहीं कि केवल शहर में, देहात एरिया में भी क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। एक लाइन का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 23, थोड़ा 23 में ही समय लगता है, यानी कि धारा 23 में ही समय लगता है। इसके बाद फिर आपका कम समय लगेगा, फिर 30 में थोड़ा समय लगता है, 30 में, फिर 34 में, और उसके बाद से कोई समय नहीं लगता। यानी कि अभी 3 धाराएं हैं जहाँ की समय लग सकता है थोड़ा थोड़ा ज्यादा, अन्यथा अन्य किसी भी धारा में समय नहीं लगता। तो देखिए आपका 23, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य यानी कि ड्यूटी, क्योंकि जब भी इसको पढ़िए तो पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, अन्य कर्तव्य तो है ही, लेकिन सेक्शन 23 में भी मुख्य रूप से कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कल हम एक लिस्ट बनाएंगे कि कहाँ कहाँ कर्तव्य है, क्योंकि हो सकता है कि जो नया क्वेश्चन बने, ये बन सकता है कल हम भी एक दो मैंने हो सकता है मिस हो जाया तो छांट कर लाएंगे। तो जहाँ जहाँ पुलिस की जिस जिस सेक्शन में ड्यूटी होगी उसको एक एक लाइन एक जगह अलग से एकत्र करवाया जाएगा, नोट्स में नहीं है ये, तो नोट्स में इसको एकत्र हम करवा देंगे कल कि आपका कहाँ कहाँ कर्तव्य है और क्या क्या कर्तव्य है। तो 23 में आपका ज़्यादा कर्तव्य है, कोरिलेशन भी ज़्यादा है, तमाम धाराएं और आपका काम करेंगी। तो देखिए क्या कर्तव्य क्या है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उसे विधि पूर्वतः यानी कि वैलिड रूप से, कानूनी रूप से जारी किए गए, इशू किए गए सब ऑर्डर और वारंटों का, यानी कि जितने आदेश दिए गए हैं पुलिस को और जितने अधिपत्र या वारंट जारी किए गए हैं, सत्वर पालन और निष्पादन करे। सत्वर मतलब कि ठीक ठीक से पालन भी करे और उसका क्या करे, निष्पादन। अब यही आपको जो बेरट की भाषा है, देखिए कहाँ कहाँ से आपका कोरिलेट करना पड़ेगा। पहले आईपीसी में कोरिलेट कर लीजिए। एक तो 76 आप पढ़ेंगे, आईपीसी की धारा, कौन सी धारा, 76 पढ़ेंगे। फिर आपका 78 हम पढ़ेंगे, यानी कि 2 धाराएं पहले आईपीसी की पढ़नी है। आपका 76 और 78 कम से कम 2 धाराएं तो यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए पहला नियम ये निकला कि पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कानूनन आदेश निकालने में या वारंट निकालने में सक्षम है, तो पुलिस उन वारंटों का हूबहू
पालन भी करे आदेशों का और उसका एग्जीक्यूशन भी करे। एग्जीक्यूशन माने निष्पादन, निष्पादन मतलब उसको लागू कराए। तो अब कहाँ कहाँ आदेश जारी होता है, कहाँ कहाँ वारंट जारी होता है, कौन सक्षम है आदेश देने में, यही सब पहले आईपीसी से कोरिलेट करिए। और तब आपका अगर पुलिस उपेक्षा बरतती है तो क्या होगा वो भी देखना है हमें। तो उपेक्षा बरती है तो आपका एक तो विभागीय कार्यवाही हो सकती है। विभागीय कार्यवाही आपका किस सेक्शन में बताया गया, 7। और दूसरा आपका मुकदमा भी न्यायिक चल सकता है तो 29, यानी कि जो धारा 23 में बातें दी गई हैं, कई बातें उसमें आपका कोरिलेट होंगी। और कौन सी धारा के तहत, 29 के तहत, तो आगे कोरिलेट किया जाएगा। पहले तो समझिए आपका कि सक्षम प्राधिकारी कौन है, जो आपका पुलिस को आदेशित कानूनन दे सकता है कि ये काम करे। तो जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वह सक्षम है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेशित कर सकें कि ये कार्य करो। अब मान लीजिए कि एसपी साहब ने थानेदार को किसी कार्य को करने का आदेश दिया, तो पहला पॉइंट ये है, क्या एसपी थानेदार को कोई कार्य करने का आदेश देने का पावर रखता है कि नहीं, कानूनन रखता है। तो दूसरी बात यह आई, यदि एसपी का आदेश थानेदार ने माना और एसपी का आदेश मानते हुए कार्य कर दिया है, तो क्या थानेदार ने कोई अपराध किया कि नहीं। तो आईपीसी की धारा 76 बताती है कि थानेदार ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह उस कार्य को करने के लिए विधितः क्या था, कानूनन बाध्य था। भाई कोई अपराध नहीं किया, किस धारा के तहत है आपका 76। 76 का पहला उदाहरण ही बनता है कि एक सैनिक है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के समादेश या कमांड में 2-3 लोगों पर गोली चलाकर मार देता है। क्या सैनिक ने कोई अपराध किया, नहीं किया, क्योंकि वह वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश पालन करने के लिए क्या है, बात। अब यहाँ आदेश को दो भागों में बांटिए। एक वरिष्ठ अधिकारी का जो आर्डर हो सकता है वह कानूनन सही यानी कि वैलिड हो सकता है, वैध हो सकता है, या इलीगल यानी कि अवैध या गलत हो सकता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास के पुलिस अधिकारी हैं वह किन आदेशों का पालन करने में किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तो आपका वैध आदेश, अगर अवैध आदेश वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया है तो उसका पालन नहीं करना है। पालन कर देंगे तो बाद में ये नहीं कहेंगे कि एसपी साहब ने आदेश दिया था तो तुम क्या कोदो बो कर आए हो कि प्याज छीलकर। तुम्हें भी तो ट्रेनिंग दी गई है, पुलिस एक्ट और तमाम आईपीसी सीआरपीसी ट्रेनिंग में पढ़ाई गई है। तो अगर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश क्या है, अवैध है, तो क्या कोई पुलिस वाला ये बचाव लेगा कि हमारे ऊपर के अधिकारी ने ये आदेश दिया था, नहीं। अवैध आदेश कोई बचाव नहीं होगा। दो उदाहरण देखिए इस पर। एक अशांत भीड़ थी और एसपी ने दरोगा जी को आदेश दिया कि चलाओ गोली। तो ठीक है, उग्र भीड़ है तो उससे खतरा है, लेकिन एक जगह शांति से लोग बैठे थे, सभा कर रहे थे, कोई अशांति नहीं थी। एसपी साहब बौखलाहट में गए, दरोगा जी को कहे कि चलाओ गोली, और दरोगा जी ने 2-3 लोगों को मार दिया। तो क्या शांत भीड़ पर गोली चलानी है कि अशांत। तो दरोगा जी को अपना भी दिमाग लगाना चाहिए और एसपी के अवैध आदेश को मानने से क्या कर देना चाहिए इनका। लेकिन आपका कहा जाता है कि इधर कुआं उधर खाई।
तो दो इसमें खतरा देखिए लास्ट मैंने क्या है। खतरा यह है कि अगर आदेश का पालन नहीं करेंगे तो एसपी साहब सस्पेंड भी करवा सकते हैं, और अगर आदेश का पालन कर दिए तो कोर्ट गर्दन पकड़ लेगा दरोगा जी का कि शांत भीड़ पर क्यों गोली चलाए, तुम्हें सजा क्यों न दिया जाए। तो इधर कुआं उधर खाई, तो ज्यादा नहीं मानते हैं अवैध आदेश तो ज्यादा लोग सस्पेंड हो जाते हैं। फिर हाई कोर्ट का क्या लगाइए, चक्कर या बर चक्कर लगाइए तब बहाल होंगे। तो दोनों तरफ खतरा मौजूद रहता है। लेकिन फिर एक बार याद रखिए लास्ट में कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई आर्डर दिया है, वह आर्डर वैलिड है, तो कानून कहता है कि हर हाल में उसका पालन होना चाहिए। लेकिन अगर वह आर्डर इनवैलिड था तो पालन करने से सबॉर्डिनेट जो अफसर हैं वह क्या कर दें, इनकार, वे क्षम्य होंगे। अगर अवैध आदेश का पालन करते हैं तो वह आपका क्षमा के हकदार नहीं होंगे। इसी के साथ आपका 78 भी आईपीसी की पढ़नी है। आईपीसी की अब 78 सेक्शन जोड़कर पढ़ना है। 78 बताता है आपका, फिर एक बार देखिए क्रम बनाना पड़ेगा भाई। 76 में विधिक बाध्यता है, 77 में न्यायिक कार्य को बचाव दिया गया है। यानी कि अगर न्यायाधीश निर्णय या डिक्री देता है, गलती हो जाती है तो आपका जज और मजिस्ट्रेट की धारा में बचाव लेंगे। 77 तो जुडिशियल एक्ट को किस सेक्शन में बचाव दिया गया है, 77। और न्यायाधीश के निर्णय का, डिक्री का, आदेश का जो कार्यपालकीय अधिकारी एग्जीक्यूटिव अधिकारी पालन करते हैं वह की धारा में बचाव के हकदार होंगे, 78 में। तो कार्यपालकीय कृत्य को किस धारा में बचाव दिया गया है, 78 में। तो यानी कि आपका 78 में, तो यहाँ भी आपका यदि न्यायालय ने आपका जेलर को आदेशित किया इस कैदी को इतने बजे फांसी पर लटका दिया जाए और तब तक लटका जाए जब तक मृत्यु न हो जाए, जेलर ने फांसी पर लटकवा दिया तो क्या जेलर ने कोई अपराध किया? नहीं, क्योंकि न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंटों आदेशों का पालन करने के लिए पुलिस क्या है, बात। तो आपका लेकिन आदि पालन करने के लिए बाध्य है, भले बाद में पता लगता हो कि ये तो फांसी की सजा क्या थी, अवैध थी, लेकिन जेलर। तो ऐसी इसका मतलब ये हुआ, दूसरी लाइन आप आगे बढ़ा जाए इसमें 23 में कि अगर न्यायालय ने भी कोई आदेश या वारंट जारी किया है पुलिस के नाम, तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि उसका पालन और निष्पादन करे अक्षरशः। तो वारंट जारी एक कम से कम बता दिया जाए भाई कोरिलेट करके, तो वारंट जारी करा दीजिए। तो वारंट जारी कराया जाता है तो सीआरपीसी की 2-3 धाराएं वारंट और आपका आदेश पर देखिए। सीआरपीसी की जो 2-3 धाराएं देखनी है, दो ही धारा हम बताएंगे। पहला आपका कि न्यायालय ने पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, तो इसके लिए सीआरपीसी की धारा 72 पढ़ेंगे। और न्यायालय ने पुलिस को आदेशित किया कि ये भगोड़ा अपराधी हैं, आपका प्रोकुमुलेंट अफेंडर हैं, उद्घोषित अपराधी हैं, मफरूर अपराधी हैं, और इसकी चल और अचल संपत्ति को पुलिस क्या करे, कुर्क करे। यानी कि कौन सी धारा, सीआरपीसी की 83। तो अगर पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है तो यह सेक्शन बताता है 23 पुलिस एक्ट कि पुलिस का ये कर्तव्य है कि उस वारंट का पालन करे, निष्पादन करे कि न करे, करे। और अगर कुर्की का आदेश दिया गया है तो क्या करे पुलिस, जाकर ऐसे अपराधी की चल और अचल संपत्ति को क्या करे, कुर्क। अगला देखिए, लोक शांति को, बैरक की भाषा के बढ़ाइए। लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का
संग्रहण और संसूचना करे। ये भी बहुत खतरनाक चीज है, इस पर तो तमाम केस होस हैं, लेकिन थोड़ा दायरा सीमित रखा जाएगा भाई आपका, क्योंकि पढ़ाने को तो इस पर घंटों लेक्चर दिया जाए तब भी कम है, लेकिन 5 मिनट में इसको निपटा देना है। यानी कि पुलिस का ये कर्तव्य है कि ऐसी गुप्त वार्ता जिससे कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती हैं, उसको संग्रहित करे, एकत्र करे और एकत्र करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संसूचित करे। गुप्त वार्ता में आपका पुलिस इसका हमेशा मिसयूज करती है। ज़्यादातर इसके नाम पर जो लोगों के फोन हैं उसको टैप किया जाता है, यानी कि फोन टैपिंग करती हैं। तो अब ये है कि कौन क्या बातें कर रहा है, ये तो उसकी निजता है, एकांतता है, प्राइवेसी है। और ये जो गुप्त वार्ता को पुलिस क्या कर रही है, एकत्र या टेप कर ले रही हैं, ये तो शुद्ध रूप से निजता का क्या है, हनन। तो सुप्रीम कोर्ट आपका इस पर विचार किया और विचार करके आपका कह सकते हैं कि विचार करके सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया तमाम केसों में कि जो फोन टेप करना है वह एकांतता के अधिकार का हनन है, और जब तक कि सचिव स्तर के अधिकारी से पुलिस अनुमति न ले ले तब तक किसी व्यक्ति का फोन टेप न करे। यानी कि जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हैं उसे आप क्या लीजिए, अनुमति, और तब आप फोन टेप करिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया, लेकिन इस नियम का हमेशा वायलेशन ही होता है। अभी आपका मामला आया पेगासस का मामला अभी चल ही रहा है। पेगासस के मामले में आपका जो पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, उसने ये बताया कि हमारे निजता के अधिकार का सरकार हनन कर रही है, और सरकार ने माने हमारे फोनों को, यानी कि हमारी बातों को क्या किया, रिकॉर्ड किया। सरकार आपका कहने लगी सुप्रीम कोर्ट में कि ये देश की सुरक्षा से मामला जुड़ा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अंत में सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी बनानी पड़ी, स्पेशल आपका इन्वेस्टिगेशन टीम या जांच टीम, और एसआईटी जांच कर रही है। सरकार ने इनकार नहीं किया, भाई ये कहा कि हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये देश राष्ट्र की सिक्योरिटी का मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने फोन टेपिंग कराई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार अपने मुख से कभी नहीं बोलेगी। जांच होती रहे, देखा जाएगा, जांच चलती रहेगी। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, 5 साल से अधिक बीत गया, सीबीआई जांच चल रही है। करप्शन हुआ, क्या हुआ, तो जांचें हैं चलती रहती हैं, उसका क्या, परीक्षा होती रहेगी तो जांच तो चलती रहेगी। और लेकिन ये लगभग सही बात है कि पेगासस का मामला भारत में था और लोगों की एकांतता का बिना विधि के प्राधिकार का क्या किया गया हन। जबकि नियम यह है कि किससे अनुमति लेकर आप मने ये करिए, मने गुप्त वार्ताओं को एकत्र करिए, तो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से अनुमति लीजिए और तब आप गुप्त वार्ताएं। देखिए दो पहलू यहाँ हैं, एक ये है कि गुप्त वार्ताएं इसलिए आपका मने कह सकते हैं कि टेप की जाती हैं कि देश में अशांति न फैले, और दूसरा यह है कि जब टेप की जाती है तो आपकी निजता का क्या होता है, हनन। तो आपका जो रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी का केस आया आधार इत्यादि को लेकर, जिसमें 9 जजों ने सर्वसम्मत से बताया, भाई बहुमत से नहीं, सर्वसम्मत से, कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब जैसे ही लेकिन लग गया
तो बहुत खतरनाक होता है। राष्ट्र की सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, लोक शांति डिस्टर्ब न हो, इसके लिए आपकी निजता का हनन किया जा सकता है। यानी कि ये भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। अगर देश की सुरक्षा खतरे में है तो आपकी एकांतता क्या की जा सकती है। एक उदाहरण स्वास्थ्य का बता दे भाई, क्योंकि आपका बहुत लंबा ये आपका नियम है। आपका हॉस्पिटल एक्स बनाम जेड का उदाहरण आप लोग पढ़ते हैं, नाम ओपन नहीं किया जाता है। अब एड्स वाला मामला इसे कहा जाता है। तो एक लड़के को एड्स था, ये उसकी शादी तय हुई, अस्पताल में वह अपना ब्लड चेक कराया तो एड्स निकला। तो लड़की खोजी कुत्ता बनकर, यानी कि आपका खोजी कुत्ता बनकर पहुंच गई अस्पताल और पूछी कि जो हमारे भावी पति हैं, क्या इनमें कोई अंदरूनी दोष है, अंदरूनी दोष है कि नहीं। तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इन्हें एड्स है। विवाह टूट गया। लड़का तब पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि डॉक्टरों ने हमारी निजता का क्या किया है, हनन क्यों बता दिया। तो सुप्रीम कोर्ट डांट कर भगा भगा दिया और कहा कि अगर निज स्वास्थ्य के आधार पर आपकी निजता का हनन किया जा सकता है, तो देश की सुरक्षा, आपका लॉ एंड ऑर्डर और किसके हेल्थ के आधार पर आपकी एकांतता क्या की जा सकती है, छीनी जा सकती हैं। ये अधिकार आपको हैं, लेकिन एब्सोल्यूट या पूर्ण राइट नहीं है। इस प्रकार आपका अगला देखिए, इसमें गुप्त वार्ता हो गया। अपराधों और लोक न्यूसेंस के किए जाने का निवारण करें। तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि अपराधों को रोके, प्रिवेंट करे। तो आप लोग बताइए, अपराधों को रोकने के लिए क्या कोई उपाय है पुलिस के पास। कर्तव्य तो आप देख लीजिए कि प्रिवेंट करे ऑफेंस को, तो सीआरपीसी थोड़ा जोड़िए। कौन सा अध्याय प्रिवेंटिव प्रावधान करता है, पुलिस का निवारक प्रावधान करता है। तो सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर, 11, और धारा आपका 149 से लेकर 153। देखिए आपका 15 मिनट रेस्ट ले लीजिए। अभी आज पुलिस एक्ट ही दोनों टाइम चलेगा भाई, एविडेंस आपका कल चलेगा। तैयार नहीं हो पाया, कुछ कारणों से आदमी पढ़ नहीं पाया रात में, तो इसलिए आज सेकंड पीरियड भी माने 15 मिनट बाद भी जो चलेगा, आज पुलिस एक्ट ही चलेगा। अभी एविडेंस आज रोका जा रहा है, कल चलेगा। और जो इसके बाद की क्लास चलती है भाई, आपका सोमवार से अभी चल पाएगी। यानी कि जो आपका 10 बजे के बाद क्लास जे की चलती है, वह अभी सोमवार से चल पाएगी। आज शुक्रवार है ना, तभी आपका 2 दिन बाद ही चल पाएगी। यानी कि आप ने आज भी पढ़कर आप निकल जाइएगा। और जो 10 बजे से क्लास जे के लिए चलती हैं, अभी आपका मंडे से शुरू हो पाएगी। तभी पुलिस एक्ट ही चलेगा। अपराधों का निवारण से भी एक क्वेश्चन, बस देखिए कोरिलेट करते रहिए। ये नहीं कि पुलिस एक्ट ही चल रहा है, सब कानून चल रहे हैं, उधर से भी निश्चित क्वेश्चन बनते हैं। जल्लाद